लंका के मैदान में राम के छोटे भाई लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच एक भयंकर युद्ध चल रहा था। दोनों तरफ से एक बढ़कर अस्त्र शस्त्र चलाए जा रहे थे, लेकिन तभी मेघनाथ राम के छोटे भाई लक्ष्मण के ऊपर शक्ति बाण का प्रयोग करते हैं। जैसे ही शक्ति बाण लक्ष्मण के शरीर को छूती है, लक्ष्मण मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। रात का करीब दूसरा पहर बीत चुका होता है, यानी रात के करीब 1 बज रहे होते हैं। अब आप कहेंगे कि उस समय रात को युद्ध नहीं होता था, तो उसके लिए आपको पहले पूरा वीडियो देखना होगा। अब बारी आती है हनुमान जी की। जब भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा करने के लिए लंका से लगभग 2500 किलोमीटर से ज्यादा दूर द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं और अंधेरा होने से पहले, यानी कि सुबह 5 बजे से पहले उन्हें संजीवनी बूटी लेकर 2500 किलोमीटर वापिस भी आना होता है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर पवन पुत्र हनुमान जी के उड़ने की रफ्तार कितनी थी, आखिर वो किस रफ्तार से हवा में ट्रेवल करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी, लंका से द्रोणागिरी पर्वत की दूरी को तय करने में किसी भी यात्री विमान को कम से कम 4 घंटे का वक्त लगेगा। लेकिन आखिरकार पवन पुत्र हनुमान किस रफ्तार से हवा में ट्रैवल कर रहे थे कि महज कुछ ही घंटों में वहां तक जाकर पर्वत को उठाकर वापस भी ले आते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो भी बड़ी बारीकी के साथ। आपको करना बस ये है कि वीडियो को ध्यान से देखें और हर एक कैलकुलेशन को ध्यान में रखें। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो, लेकिन उससे पहले कमेंट्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जब युद्ध अपनी चरम सीमा पर था और इसी बीच मेघनाथ ने अपनी कुल देवी की तपस्या शुरू कर दी, तभी रावण का छोटा भाई विभीषण राम जी को आकर बताता है कि मेघनाथ अगर अपनी तपस्या पूरी कर लेगा तो वो अमर हो जाएगा। उसके बाद तीनों लोकों में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो मेघनाथ को मार पाए, इसलिए किसी भी कीमत पर मेघनाथ की तपस्या को भंग करना ही पड़ेगा और उसे युद्ध के लिए ललकारना पड़ेगा। तब लक्ष्मण जी और हनुमान जी मेघनाथ की तपस्या को भंग करने की बहुत सारी कोशिशें करते हैं और तपस्या को भंग करते करते रात का वक्त हो जाता है। वो वक्त ऐसा था जब युद्ध के लिए सूर्य उदय होने का इंतजार करना पड़ता था और सूर्यास्त होते ही युद्ध बंद हो जाया करते थे। लेकिन उसके बावजूद भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने रात में ही मेघनाथ को युद्ध के लिए ललकार दिया। आपको बता दें कि जैसे ही सूर्य अस्त होता है, रात्रि का पहला पहर शुरू हो जाता है और जैसे ही सूर्य उदय होता है, रात्रि का चौथा पहर समाप्त हो जाता है। यानी कि उस हिसाब से रात्रि के 12 घंटे 4 पहर होते हैं। हर पहर में 3 घंटे का वक्त मिलता है, यानी कि हम जिस घड़ी में वक्त देखते हैं उसके अनुसार दूसरे पहर की शुरुआत रात के लगभग 9 बजे से होती है। इस कैलकुलेशन के हिसाब से मेघनाथ और लक्ष्मण के बीच जब युद्ध की शुरुआत हुई उस वक्त रात के 9 बजे थे। रामायण के अनुसार लक्ष्मण और मेघनाथ ने एक दूसरे के ऊपर बहुत भयंकर वार किए थे और वो युद्ध लगभग 1 पहर तक चला, यानी कि लगभग 3 घंटे तक, और उसके बाद लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। यानी कि मेघनाथ और लक्ष्मण ने रात के लगभग 12 बजे तक एक दूसरे के साथ युद्ध किया और उसके बाद लक्ष्मण जी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही ये खबर भगवान राम तक पहुंचती है कि उनका छोटा भाई लक्ष्मण युद्ध के दौरान मैदान में मूर्छित पड़ा है, उनके आंसू निकल आते हैं। चारों तरफ बस एक ही चर्चा होती है कि आखिर लक्ष्मण जी को कैसे बचाया जाए। इस बीच रावण का छोटा भाई विभीषण भगवान राम को सलाह देता है कि लंका में एक राज वैद्य रहता है जो लक्ष्मण जी को बचा सकता है। जिसके बाद हनुमान जी लंका के उस राजवैद्य के पास जाते हैं। जब वो वहां आने के लिए राजी नहीं होते तो हनुमान जी उनके घर सहित उनको उठाकर भगवान राम के सामने ले आते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि रात के लगभग 12 बजे लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं, जिसके बाद सलाह मशवरा होने के बाद हनुमान जी लंका के उस वैद्य के पास जाते हैं और उसे मनाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उन्हें उठाकर ले आते हैं। इन सभी कामों में कम से कम 1 घंटे का वक्त तो लगा ही होगा। इस हिसाब से जब लक्ष्मण जी का इलाज शुरू होता है तो कम से कम रात के 1 बज चुके होते हैं। इसके तुरंत बाद भगवान राम लंका के राजवैद्य सुषेण के सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं। जब वैद्य जी लक्ष्मण जी का इलाज शुरू करते हैं और उनका पूरा निरीक्षण करने के बाद बताते हैं कि उनके पास सिर्फ एक ही इलाज है,
और वो है संजीवनी बूटी, जो कि द्रोणागिरी पर्वत पर स्थित है और उसे सूर्य उदय से पहले लाकर लक्ष्मण जी को देना होगा। जिसके बाद भगवान राम हनुमान जी को कार्य पूरा करने का आदेश देते हैं और आदेश मिलने के बाद हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत की ओर संजीवनी बूटी लेने के लिए निकल पड़ते हैं। अब देखा जाए तो राजवैद्य सुषेण ने पहले लक्ष्मण जी के शरीर को जांचा परखा, उसके बाद भगवान राम को सलाह दी और उस सलाह पर अमल करते हुए हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत की ओर निकल पड़े। इन सभी कामों में लगभग 20 से 25 मिनट का वक्त तो लग ही गया होगा। यानी जब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत की ओर संजीवनी बूटी लेने के लिए निकलते हैं उस वक्त 1:30 बज चुके होंगे। खैर, समय बीतने का सिलसिला अभी यहीं पर खत्म नहीं होता है। जैसे ही हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए निकलते हैं तो रास्ते में उनका समय भंग करने के लिए कालनेमी नाम का एक राक्षस मिलता है, जो रूप बदलकर भगवान राम का जाप करता है। और जैसे ही हनुमान जी उसकी आवाज सुनते हैं तो तुरंत कालनेमी के पास रुक जाते हैं। लेकिन पवन पुत्र हनुमान को कालनेमी की चाल का पता लग जाता है और वो उसको सजा देने के बाद वहां से आगे बढ़ते हैं। लेकिन कालनेमी के जाल में फंसने की वजह से और उसे सजा देने में हनुमान जी का 20 से 25 मिनट का वक्त बर्बाद हो जाता है। और जब वो द्रोणागिरी पर्वत पहुंचते हैं तो उन्हें बिल्कुल संजीवनी बूटी जैसे दिखने वाले तरह तरह के पेड़ पौधे दिखाई देने लगते हैं। हनुमान जी को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि इतने सारे पौधों के बीच आखिर संजीवनी बूटी कौन सी है। बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद जब हनुमान जी को कुछ समझ नहीं आता तो वो पूरा का पूरा पहाड़ उठाकर लंका की तरफ निकल पड़ते हैं। इन सब सोच विचार के बीच हनुमान जी को कम से कम 25 से 30 मिनट का वक्त तो लगा ही होगा। अब इस हिसाब से देखा जाए तो कालनेमी को नष्ट करने और पहाड़ को उठाने का विचार करने में हनुमान जी को लगभग 1 घंटे का वक्त लग गया। इस तरह से हनुमान जी ने जब द्रोणागिरी पर्वत को अपने हाथों में उठाया तो उस वक्त लगभग रात के 2:30 बज रहे होंगे। अब ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि सूर्य उदय का वक्त सामान्यतः 5 बजे माना जाता है, यानी कि 2:30 बजे वहां से निकलने के बाद हनुमान जी के पास मात्र 2.5 घंटे का वक्त ही अब शेष बचा था। खैर, समय बर्बाद होने का सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। पवन पुत्र हनुमान जब द्रोणागिरी पर्वत को अपने हाथों में उठाकर लंका की ओर निकल रहे थे तो रास्ते में अयोध्या भी पड़ता है और हनुमान जी अयोध्या से गुजर रहे थे तो उसी वक्त वहां पर मौजूद राम के छोटे भाई भरत को लगा कि शायद कोई राक्षस है जो अयोध्या के ऊपर से गुजर रहा है। भरत ने बिना सोच विचार किए पवन पुत्र हनुमान के ऊपर बाण चला दिया और जैसे ही बाण हनुमान जी के शरीर को लगता है भगवान राम का नाम चिल्लाते हुए वो जमीन पर गिर पड़ते हैं। उनके मुंह से भगवान राम का नाम सुनते ही भरत को इस बात का यकीन हो जाता है कि उनसे एक बड़ी गलती हो चुकी है। भरत दौड़ते हुए हनुमान जी के पास पहुंचते हैं और उनका पूरा परिचय पूछते हैं, जिसके बाद वो बताते हैं कि लंका में लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच युद्ध हो रहा है और लक्ष्मण जी वहां मूर्छित पड़े हुए हैं। उनको बचाने के लिए वो संजीवनी बूटी लेकर जा रहे हैं। भरत रोते हुए हनुमान जी का इलाज करवाते हैं और उन्हें तत्काल लक्ष्मण जी के इलाज के लिए लंका की ओर भेज देते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो हनुमान जी को बाण लगने और उनका उपचार होने और वहां से दोबारा लंका के लिए निकलने में कम से कम आधा घंटा तो लग ही गया होगा। यानी कि हनुमान जी का अब आधे घंटे का वक्त और बर्बाद हो चुका है। मतलब कि अब उनके पास सिर्फ 2 घंटे का वक्त बचा था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लंका से द्रोणागिरी पर्वत तक आना और वहां पर पर्वत को उठाकर लंका वापस जाना सिर्फ 2 घंटे में। यहाँ आपको बता दें कि लंका से द्रोणागिरी पर्वत की दूरी लगभग 2500 किलोमीटर से ज्यादा है। यहाँ तक आने और जाने में 5000 किलोमीटर से अधिक का सफर तय करना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे, यानी कि हनुमान जी जिस रफ्तार से उड़ रहे थे उसकी रफ्तार लगभग 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रही होगी। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये रफ्तार बंदूक की गोली से भी ज्यादा तेज है। सामान्य शब्दों में कहें तो हनुमान जी की उड़ने की रफ्तार उस समय इतनी रही होगी जितनी आज के दुनिया के सबसे तेज फाइटर प्लेन की रफ्तार है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास इसके अलावा इस बारे में कोई और जानकारी है तो हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।